ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अब। तो आपको मैंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस वाले पॉइंट में? जो पिछला पॉइंट था लिबरलाइजेशन वाले में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में एक बहुत बड़ा चेंज अपनी इकनॉमी में, अपनी पॉलिसीज़ में ये लोग लाए और अपनी इकनॉमी को इन्होंने ओपन कर दिया। इससे पहले क्या था, एट द टाइम ऑफ जब हम 1950 में इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो आप सब जानते हैं, आपको पता है कि हम बहुत साल तक हम एक कॉलोनी थे एंड वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो उसके कारण हमारी जो लोकल इकनॉमी थी, जो हमारे लोकल इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ था। हमारे सारे कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब कुछ हमारा एकदम नीचे चले गया था, डिक्लाइन हो गया था और हम पूरी तरह से ब्रिटेन पे डिपेंड करते थे। हमारे फैक्ट्री सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। तो जब हम 1951 में हम इंडिपेंडेंट हुए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हुई? गवर्नमेंट ने एक तो पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ थी वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सरकार के कंट्रोल में थी। और हमने जो बाहर से सामान आ रहा था, जो हम इंपोर्ट करते थे बाहर दूसरी कंट्री से, आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड के दो होते हैं, एक हमारा ये कंट्री इंडिया है, तो जो सामान हम यहाँ मंगाते हैं ये तो हम इंपोर्ट बोलेंगे, और जो हम सामान अपनी कंट्री से बाहर भेजेंगे ये हमारा एक्सपोर्ट है और ये हमारा इंपोर्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, जब यहाँ आता था तो इस पर हम टैक्स लगा देते थे, हम ट्रेड बैरियर्स लगा देते थे, जिससे कि ये, इसका एम क्या होता था? इसका एम ये होता था कि जब बाहर से सामान नहीं आएगा, आपको याद है ना, क्लास 8th में आपने ये पढ़ा था, कैलिको एक्ट। ऐसा ब्रिटेन ने किया था, उन्होंने इंडिया से जाने वाले क्लोथ पे टैक्स हाई कर दिया था टू डिस्करेज दैट क्लोथ। तो ऐसे ही इंडिया ने अपनी पॉलिसी की कि जो कंट्री बाहर से हमारे यहाँ सामान आता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वो महंगा हो जाए। वो महंगा होगा तो इंडियन लोग उसको कम खरीदेंगे, जिससे जो लोकल प्रोडक्ट है वो बिकेगा और लोकल जो हमारा प्रोडक्शन है उसको प्रमोशन मिलेगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बढ़ने लगेंगी। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। लेकिन 1991 तक आते आते हमारी पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो गई, और इस चेंज होने में इस समय पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चेंज हो रहा था, और WTO भी सारी कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रहा था कि अपनी इकोनॉमिक्स को ओपन करो, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो। और हमारी जैसी कंट्री इंडिया, जिसने WTO से काफ़ी लोन भी लिया था, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो सब लेती हैं, तो वो इनडायरेक्ट प्रेशर में भी थी कि हमको WTO की बात माननी पड़ेगी। तो फाइनली हम ये क्वेश्चन 3 मार्कर आता है, 1991 में क्या चेंज आए? 1991 में हमारी जो इकनॉमी थी वो लिबरल हो गई, ठीक है। हमने ट्रेड बैरियर्स, ये आपको पिछली वाली क्लास में बता दिया है, हमने हटा दिया। जब हमने इनको हटाया तो अब क्या हुआ, हमारा ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, और हमारी कंट्री में MNCs जो हैं, प्राइवेट सेक्टर, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर प्रमोट होने लगा, और साथ के साथ दूसरी कंट्री से MNCs आके हमारे यहाँ काम करने लगी। अब जब हमारी कंट्री में ये MNCs आई तो इन्होंने हमारे मार्केट को कंट्रोल कैसे किया, ये हमें देखना है। इनको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका था वो था बाई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, ठीक है। ज़मीन चाहिए, मशीन चाहिए, लोगों को लेबर को मजदूरी देने के लिए पैसा चाहिए, ये सब पैसा होगा तभी तो कोई इंडस्ट्री चलेगी ना। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनपुट्स के लिए। जब हमारे पास पैसा होगा इनपुट के लिए, तभी तो आउटपुट निकलेगा फैक्ट्री से। तो ये इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री डेवलपिंग थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो ये MNCs ने आके बाकी कंट्रीज़ की जो कंपनी थी, उन्होंने हमारी कंट्री में डायरेक्ट पैसा लगा के हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू किया। तो एक तो पहली चीज़ जो थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में अलाउ हो गया और उसको ईजी बना दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री में फैक्ट्रीज़ खोली और हमारे मार्केट को कंट्रोल करने लगे।
दूसरा जो तरीका था वो तरीका था जॉइंट प्रोडक्शन। जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एमएनसी, कुछ शेयर एमएनसी के थे, कुछ पैसा एमएनसी का था और कुछ पैसा इंडियन कंपनीज़ का था, इंडियन गवर्नमेंट का भी था। और इस तरह से जॉइंट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, फॉरेन कंट्री की जो एमएनसी है वो प्लस हमारी कोई लोकल कंपनी या हमारी कोई गवर्नमेंट की कंपनी, ये मिलके इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक है, तो इसमें जॉइंट प्रोडक्शन हुआ, तो प्रॉफिट भी सब दोनों के साथ शेयर किया गया। थर्ड सब जो हमारा तरीका था इनका एमएनसीज़ का, वो बहुत ही आसान सा था। उन्होंने लोकल कंपनी को ख़रीद लिया। जो कंपनीज नुकसान में चल रही थी या नुकसान में नहीं भी चल रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, उनको अच्छा पैकेज दिया, अच्छा पैसा दिया और कंपनी को ख़रीद लिया और अपने नाम से चलाने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फ्लिपकार्ट था, इसको वॉलमार्ट ने ख़रीद लिया। ऐसे ही पुराने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ जो एमएनसी को मार्केट कंट्रोल करने का तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एमएनसी क्या करती है, एमएनसी लोकल कंपनी को ऑर्डर देती है सामान का। वो उसको बोलेगी आप ये सामान बनाओ, उसको डिज़ाइन बता देगी, क्वालिटी बता देगी, क्वांटिटी बता देगी, सब कुछ बता देगी कि आपको ऐसा सामान बनाना है। सामान का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन लोकल कंपनी करेगी, लोकल कंपनी करेगी। उसके बाद जो एमएनसी है वो क्वालिटी चेक करेगी, वो देखेगी सामान जैसा हमने बोला था वैसा बनाया या नहीं बनाया। जब उसकी क्वालिटी अप्रूव हो जाएगी तो वो उस जो लोकल कंपनी ने सामान बनाया है उस सामान को अपना ब्रांड नेम देके अपने नाम से बेचेगी। लेकिन ये लोग क्वालिटी चेक बहुत अच्छे से करते हैं जिससे कि इनका नाम ख़राब ना हो। जैसे पीटर इंग्लैंड शर्ट है, तो एक बार हमने देखा था वो ऋषिकेश के पास उनकी कंपनी लगी थी। वो बना तो पीटर इंग्लैंड के लिए रहे थे जो कि एक फॉरेन ब्रांड है, लेकिन सारा प्रोडक्शन का काम इंडिया में ही हो रहा था, लेकिन क्वालिटी चेक जो थे वो कंपनी वाले कर रहे थे। ऐसे ही लुधियाना में आप देखोगे कि बहुत सारा स्पोर्ट्स का सामान बनता है। सारा सामान लोकल कंपनीज बनाती हैं, लोकल लोग बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक एमएनसी करता है और उसको अपने ब्रांड नेम से बेचता है। तो ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, इसको ये मैंने फ़्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आप उसको एक बार एनसीईआरटी में पढ़ ही लीजिएगा। ओके, तो ये आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकनॉमी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और कैसे हो रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये हमने देख लिया। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि क्या उसका असर है हमारी इंडियन जो इकनॉमी है उसमें इसका क्या असर हुआ, क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ। तो देखो, कोई भी इवेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो या सब कुछ नेगेटिव हो। तो सेम वे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी हम दो हेडिंग्स में स्टडी कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कई बार केवल एक ही पूछे जाते हैं, पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, या केवल क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपको उस समय दोनों लिखने होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन को इंक्रीज़ किया। ठीक है, मार्केट ओपन हो गई और कंपटीशन हो गया आपस में प्रोड्यूसर्स में, और जब कंपटीशन होता है तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड सर्विस। तो ओपन मार्केट होने से लोगों में, वरना अगर उनका सामान अच्छा नहीं होगा तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन होगा, वो किसी और से ख़रीद लेंगे। इसलिए जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितनी भी कंपनीज थी, उसमें कंपटीशन हो गया एंड इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड सर्विस। दूसरा जो इसका फ़ायदा हुआ बच्चों वो था बेटर फॉर कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज़ बेटर फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब कौन है, आप और हम, जो प्रोड्यूस वाली चीज़ को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अच्छा हो गया क्योंकि ये कंपटीशन से कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, उसको चॉइस ज़्यादा मिलने लगी और क्वालिटी अच्छी। ठीक है, ज़्यादा चॉइस, मोर चॉइस एंड क्वालिटी बेटर, ये चेंज आया। तो ये भी इंडियन इकनॉमी के लिए एक अच्छा है, लोगों को अच्छा सामान मिलने लगा एंड उसका जो प्राइस थे वो भी उसको ठीक मिलने लगे। अगर एक ही प्रोड्यूसर होगा तो वो अपना मन मौजा पैसा मांग लेगा, लेकिन चॉइस होती है तो वो उसके प्राइस भी ठीक होंगे।
नाउ इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम जो है वो हर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में कर पाएँ, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ हम ऊपर देख चुके हैं ना पहले ही, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आया। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारी कंट्री को फ़ायदा हुआ और हमारी कंट्री में नई नई इंडस्ट्रीज़ लगी, नए नए जो प्लांट्स हैं वो लगे, अलग अलग चीज़ों के। प्लांट्स का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट से है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ क्योंकि एमएनसीज़ आई, नई फैक्ट्रीज़ खुली, नई इंडस्ट्रीज़ खुली, नए ऑफिसेज़ खुले, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने से ओवरऑल इकनॉमी में फ़ायदा हुआ क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी, हमारे कंट्री में पॉवर्टी कम होने लगी, गरीबी कम हुई, परचेजिंग पावर बढ़ी, तो मार्केट एक्सप्लोर करने लगे, लोग ख़रीदारी ज़्यादा करने लगे, डिमांड ज़्यादा हुई तो फिर नई फैक्ट्रीज़ लगी। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव इम्पेक्ट है। फिर ग्लोबलाइजेशन का एक रिज़ल्ट हुआ कि हमारी कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी आई, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारा मेट्रो है, मेट्रो रेलवे, तो आप देखते हो कि इसकी ये पूरी टेक्नोलॉजी फॉरेन की है। तो ये इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। तो हमें हमारे जो शुरू में जो हमारे स्टील के प्लांट लगे थे, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, उसमें से भी कुछ रशिया, जर्मनी एंड जापान की मदद से लगे। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हम को बनाने का तरीका नहीं आता था, तो टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन से हमारी कंट्री में आई। फिर एक फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी कंट्री में एमएनसीज़ आई और इंडियन कंपनी भी दूसरी कंट्री में एज ए एमएनसी काम करने लगी। जो हमसे कम डेवलप कंट्रीज़ थी, वहाँ पे कई सारी इंडियन कंपनीज़ ने जाके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई, फैक्ट्रीज़ लगाई और प्रॉफिट अर्न करने लगी। जैसे अफ्रीका में टाटा की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये आप इसमें देखेंगे कि इंडियन कंपनीज़ दे स्टार्टेड डूइंग वर्क एज एमएनसीज़। सर्विस सेक्टर इम्प्रूव हुआ। अब फैक्ट्री लगेंगी, नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, तो बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, होटलिंग इंडस्ट्री, ये सब भी इम्प्रूव हुआ क्योंकि जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ लगेगी, लोग जाएंगे, खाना भी खाएंगे, तो ये वहाँ पे होटल्स में रुकना भी पड़ेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, इकनॉमी को एक बूम मिला, इकनॉमी डेवलप होने लगी। तो दीज आर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इस कॉलम में हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये कंपटीशन से सर्विस एंड क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई, लेकिन जो बेचारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको नुकसान हुआ। ये टफ कंपटीशन से दे कुड नॉट कम्पीट और कम में उनमें से कई सारों को अपना जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी वो बंद करनी पड़ी क्योंकि उसी इंडिया इतना पुराना इंडिपेंडेंट कंट्री तो था नहीं, अभी तो बस कुछ ही साल हुए थे। और जब वो उन्हें डेवलप्ड कंट्री के इस्टेब्लिश्ड कंपनी से कंपटीशन हुआ तो वो कंपटीशन में सामने टिक नहीं पाए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको नुकसान हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स, जो एमएनसी थी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर थी, वो जब चाहे जिस वर्कर को निकाल देते थे। जहाँ जब उन्होंने ये लोकल कंपनी को ख़रीदा तो भी उन्होंने लोगों को निकाल दिया नौकरी से। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे, उनको कंपनी से वर्कर्स को निकालना आसान था। तो एक नुकसान क्या हुआ, जॉब्स आर नॉट सिक्योर इन एमएनसीज़। ये बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब ज़्यादा सिक्योर नहीं है, कभी भी वो निकाल सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस टफ थी क्योंकि एमएनसीज जो थी वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रही थी। वो क्यों दूसरी कंट्री में जाके काम करेंगी जब तक कि उनको प्रॉफिट ना हो, तो वो ज़्यादा काम लेती थी। वर्किंग आवर्स भी कई बार उनके लंबे होते थे और टफ वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर। साथ के साथ जो एमएनसी का प्रॉफिट था इट वाज नॉट इक्वली शेयर्ड। ठीक है, जो ओनर हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिलता है और एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में शेयरिंग बहुत कम है। तो ये भी एक नुकसान है। एरिया वाइज ऑल्सो जितने भी हमने ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे थे ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में तो फ़ायदा हुआ, लेकिन रूरल एरिया में एमएनसीज़ एंड ग्लोबलाइजेशन का उतना अधिक फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं और इसी से फिर एक चीज़ शुरू होती है जिसको कहा जाता है नीड ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन।
फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमम करना। और ये कैसे मिनिमम होंगे? जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी और एमएनसीज़ पे कंट्रोल रखेगी। थैंक यू।